ब्रह्मांड, अनगिनत आकाशगंगाओं और अनंत सितारों का एक विशाल समंदर जिसका अंत आज तक कोई नहीं खोज पाया। हजारों सालों से इंसान आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक ही सवाल पूछता आया है, क्या इस असीम अंधकार में हम सच में अकेले हैं या कहीं ना कहीं किसी और दुनिया में भी जिंदगी सांस ले रही है। वक्त के साथ साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इंसान ने अपनी पहुंच धरती से बाहर तक बना ली और इसी तलाश ने उसकी नजर जुपिटर के बर्फ से ढके चांद यूरोपा पर जाकर रोक दी। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस जमी हुई दुनिया के नीचे एक विशाल महासागर छिपा हो सकता है और जहां पानी होता है वहां जिंदगी होने की उम्मीद भी जन्म लेती है। इसी उम्मीद के साथ इंसानियत ने यूरोपा 1 नाम का एक खतरनाक मिशन लॉन्च किया जिसका मकसद था ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का जवाब ढूंढना, धरती के बाहर जीवन का पहला सबूत। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जबरदस्त साइंस फिक्शन फिल्में पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ऐसी ही और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत कुछ पुरानी कैमरा फुटेजेस से होती है। यूरोपा 1 अंतरिक्ष यान के भीतर का नजारा बेहद शांत था। एस्ट्रोनॉट्स अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कोई सिस्टम्स मॉनिटर कर रहा था तो कोई रिसर्च डेटा की जांच में जुटा था। हर एक चीज बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन तभी अचानक एक के बाद एक शिप के कैमरे झिलमिलाने लगे और देखते ही देखते सारे वीडियो फीड्स एक एक करके बंद होने लगे। कुछ ही पलों में पूरी स्क्रीन स्याह अंधेरे में डूब गई। यूरोपा 1 का संपर्क पृथ्वी से हमेशा के लिए टूट चुका था। कुछ समय बाद स्क्रीन पर सामंथा उंगर सामने आती है, जो यूरोपा वेंचर्स की सीईओ और इस पूरे मिशन की लीड प्लानर थी। वह नम आंखों और बेहद भावुक आवाज में कहती है, यह यूरोपा 1 से मिली आखिरी वीडियो फुटेज थी। उस वक्त वह यान अंतरिक्ष में इतनी दूर पहुंच चुका था जितनी दूर आज तक इतिहास में कोई इंसान कभी नहीं गया था। पिछले 16 महीनों से पूरी दुनिया हमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर यूरोपा 1 पर मौजूद उन 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या हुआ था। सालों तक दुनिया की नजरों से छुपाकर रखी गई यूरोपा 1 की सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स अब सामने आ चुकी थी और अब पहली बार दुनिया के सामने उस खौफनाक सच का खुलासा होने वाला था। यान के सारे कैमरा फीड्स अचानक बंद होने के पीछे की असल वजह अब सामने आई। अंतरिक्ष में आए एक भयानक सोलर स्टॉर्म ने यूरोपा 1 के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को जलाकर खाक कर दिया था। यान के अंदर इस वक्त मातम का माहौल था, क्योंकि उनका एक जांबाज साथी जेम्स हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुका था। जिस वक्त वह जानलेवा सोलर स्टॉर्म आया, जेम्स यान के बाहर एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अब बाकी बचे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष के उस वीरान कोने में बुरी तरह फंस चुके थे। पेट्रोवा ने कहा, हमें जेम्स के परिवार को हर हाल में बताना होगा कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वहीं खड़े विलियम ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, यह अब मुमकिन नहीं है। सोलर रेडिएशन के कारण हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फ्राई हो चुका है। रोजा ने कहा, आखिरी बार पृथ्वी से हमारा संपर्क 19 घंटे पहले हुआ था। अब हम बिना ग्राउंड कंट्रोल के ऑर्डर्स के इस अनंत ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले और बेसहारा हो चुके हैं। कमरे में कुछ पलों के लिए एक डरावना सन्नाटा पसर गया, जिसे तोड़ते हुए पेट्रोवा ने सबसे पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या हम अपने कदम पीछे खींच लें या यूरोपा चांद की तरफ ही बढ़ते रहे इस मिशन को पूरा करने के लिए? पेट्रोवा के इस भारी सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इधर पृथ्वी पर ग्राउंड कंट्रोल को शुरुआत में लगा कि यह महज एक ट्रांसमिशन डिले हो सकता है और बहुत जल्द उनका यूरोपा 1 से संपर्क जुड़ जाएगा। मगर अफसोस, जब 15 घंटे बीत जाने के बाद भी उधर से सिर्फ सन्नाटा मिला, तो वैज्ञानिकों को समझ आने लगा कि यूरोपा 1 के साथ अंतरिक्ष की गहराइयों में कुछ बहुत ही भयानक और अनहोनी घट चुकी है। उधर गहरे अंतरिक्ष में यान के भीतर मौजूद क्रू अब धीरे धीरे अपनी हिम्मत हार रहा था। सबको बस एक ही गहरी फिक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि पृथ्वी पर उनके परिवार वाले सोच रहे होंगे कि वे सब अब मर चुके हैं। अब उनके पास इस मिशन को जारी रखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। अंतरिक्ष के उस जानलेवा सन्नाटे में तैरते हुए उन्हें 7 महीने और 18 दिन बीत चुके थे। इस हादसे से पहले जो क्रू आपस में हंसते खेलते बातें किया करता था,
अब उनके बीच का संवाद भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। समय रेत की तरह फिसलता रहा और देखते ही देखते 8 महीने और 25 दिन और बीत गए। खिड़की के पार अब विशालकाय जुपिटर ग्रह दिखाई देने लगा था, जो उनकी मंजिल के करीब आने का इशारा था। क्रू जैसे तैसे बिना पृथ्वी के संपर्क के जीना और अंतरिक्ष के अकेलेपन को सहना सीख रहा था। इसी दौरान कहानी 1 साल और 7 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है, उस वक्त जब यूरोपा 1 यान पृथ्वी से लॉन्च होने वाला था। पूरे जोश और उम्मीदों के साथ सभी तैयारियां पूरी की गईं और रॉकेट ने आसमान चीरते हुए अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। शुरुआती 2 दिनों तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सारे सिस्टम्स, इंटरनल और एक्सटर्नल कैमरे पूरी तरह काम कर रहे थे। जेम्स अपना पोर्टेबल कैमरा लेकर क्रू के सभी सदस्यों को रिकॉर्ड कर रहा था और यान के अंदर की हाईटेक सुविधाएं दिखा रहा था। यान के भीतर वे सभी जरूरी वैज्ञानिक उपकरण मौजूद थे, जो यूरोपा चांद पर जीवन के सबूत खोजने में मदद करने वाले थे। रोजा इस ऐतिहासिक मिशन की मुख्य पायलट थी, जो इससे पहले एयरफोर्स में फाइटर जेट्स उड़ा चुकी थी और इसी बेहतरीन अनुभव के कारण उसे इस कठिन मिशन के लिए चुना गया था। जेम्स इन सभी पलों को मुस्कुराते हुए अपने कैमरे में कैद कर रहा था। यान अब पृथ्वी के चांद को भी पीछे छोड़ चुका था। यह दूरी इतनी ज्यादा थी कि इंसानी इतिहास में आज तक पृथ्वी से इतनी दूर किसी भी इंसान ने सफर नहीं किया था। मगर यह तो बस एक शुरुआत थी। जुपिटर के रहस्यमयी चांद यूरोपा तक पहुंचने के लिए अब भी करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करना बाकी था। काफी लंबे समय तक दुनिया के वैज्ञानिकों को लगता रहा कि यूरोपा बस एक ठोस, जमी हुई और बेजान दुनिया है। मगर जब आधुनिक तकनीक से यूरोपा को गहराई से स्टडी किया गया, तब जाकर एक चौंकाने वाला सच पता चला। उसकी ठोस और मोटी बर्फ की सतह के नीचे पानी का एक विशाल समंदर मौजूद था। वह समंदर इतना विशाल था कि उसमें पृथ्वी के समंदर से 2 गुना पानी होने की संभावना थी। और इसी खोज ने यूरोपा 1 मिशन की नींव रखी थी। देखते ही देखते यूरोपा 1 को अंतरिक्ष के सन्नाटे में भटकते हुए 19 महीने गुजर गए। यान अब विशालकाय जुपिटर ग्रह के इतने करीब पहुंच चुका था कि उसकी भयानक ग्रेविटी का असर यान पर साफ महसूस हो रहा था। कुछ ही समय बाद आखिरकार वे अपनी मंजिल यानी यूरोपा चांद की कक्षा में प्रवेश कर चुके थे। सारे तकनीकी सिस्टम्स रीचेक करने के बाद लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। जैसे जैसे वे उस बर्फीले नरक की सतह के करीब जा रहे थे, लैंडर थ्रस्टर्स के दबाव से बुरी तरह कांपने लगा। क्रू की सांसें थमी हुई थी, मगर कुछ ही पलों के भारी तनाव के बाद वे सुरक्षित यूरोपा की बर्फीली जमीन पर लैंड कर चुके थे। ये इंसानी इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। यान के अंदर सभी एस्ट्रोनॉट्स खुशी से झूम उठे थे, मगर अफसोस, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस अनजानी और खौफनाक दुनिया पर कदम रखकर उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी थी। लैंडिंग के तुरंत बाद डैनियल ने डेटा चेक करते हुए बताया, जिस तय लोकेशन पर हमें लैंड करना था, हम उससे लगभग 100 मीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग है, जिससे हमें रिसर्च डेटा और सैंपल इकट्ठा करने में दिक्कत आ सकती है। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने समय गंवाए बिना उसी बर्फीली सतह पर सीधे ड्रिलिंग शुरू करने का फैसला किया। देखते ही देखते भारी मशीनों ने यूरोपा की सदियों पुरानी सख्त बर्फ को काटना शुरू कर दिया। मगर तभी अचानक पूरे लैंडर को एक हल्का सा झटका लगा, मानो बर्फ के नीचे गहराई में हलचल करती किसी अनजान चीज ने लैंडर के निचले हिस्से को छुआ। केबिन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन कैप्टन ने स्थिति को संभालते हुए सबको शांत किया और कहा, घबराओ मत, ये झटका बस भारी ड्रिलिंग के कारण बर्फ के खिसकने की वजह से आया है। चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ समय बीत गया और जब वे सभी लैंडर के अंदर अपने अपने वैज्ञानिक कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक एक और जोरदार झटका लगा। लेकिन इस बार इस झटके की तीव्रता पहले से कहीं ज्यादा थी, जिसने पूरे लैंडर के ढांचे को हिलाकर रख दिया। बर्फ के नीचे कुछ था जो जाग चुका था। इस झटके के शांत होते ही लैंडर को एक और भयानक झटका लगा। आंद्रेई अब बुरी तरह घबराने लगा था। वह बार बार लैंडर की खिड़की से बाहर उस अंतहीन अंधेरे में झांकने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे बाहर कुछ बेहद अजीब दिखाई दिया। उसने घबराहट में जल्दी से उस अनजान चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मगर जब तक लेंस फोकस होता, वह रहस्यमयी चीज ओझल हो चुकी थी। आंद्रेई ने कांपती आवाज में यह बात अपने बाकी साथियों को बताई।
अभी अभी मैंने खिड़की से बाहर लगभग 100 मीटर दूर एक अजीब सी नीली रोशनी देखी थी। वह किसी एलईडी लाइट जैसी चमक रही थी। यह सुनते ही केबिन में सन्नाटा पसर गया और सबने तुरंत बाहर के कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान मुख्य यान लगातार यूरोपा की ऑर्बिट में चक्कर काट रहा था। लैंडर में मौजूद रोजा ने एक एक फ्रेम को ध्यान से चेक किया, मगर उन्हें बाहर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जैसा आंद्रेई ने दावा किया था। पेट्रोवा ने कहा, हो सकता है वह रोशनी इतनी मध्यम या तेज रही हो कि हमारे कैमरे का सेंसर उसे पकड़ ही नहीं पाया। बाहर वह विशाल ड्रिल यूरोपा की बर्फीली सतह को चीरते हुए 600 मीटर से भी नीचे जा चुकी थी। अंदर आंद्रेई के दिमाग में उस अनजान रोशनी का खौफ घर कर चुका था। वह पागलों की तरह उसी खिड़की के सामने बैठा बाहर पसरे जानलेवा अंधकार को घूरता रहता। उसने डर के मारे सोना भी बंद कर दिया था। डैनियल ने उसे आराम करने की सलाह दी, मगर आंद्रेई ने उसकी तरफ देखा और साफ कह दिया, जब तक मैं यह पता नहीं लगा लेता कि बाहर वह चीज क्या थी, मैं एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करूंगा। पृथ्वी को छोड़े उन्हें अब 22 महीने और 3 दिन बीत चुके थे। बाहर लगी ड्रिल लगभग 3 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुकी थी और अब भी नीचे धंसती जा रही थी, मानो उस बर्फीली कोख का कोई अंत ही ना हो। अंदर जब सब अपने अपने सिस्टम्स पर काम कर रहे थे, तभी लैंडर में एक बेहद हल्का सा कंपन महसूस हुआ। ड्रिल ने अंततः ठोस बर्फ की उस मोटी परत को पूरी तरह पार कर लिया था। यानी ड्रिल अब यूरोपा के उस छिपे हुए विशाल समंदर तक पहुंच चुकी थी। पेट्रोवा ने बिना एक पल गंवाए ड्रिल में लगे प्रोब को समुद्र में लॉन्च किया। बर्फ के नीचे का वह नजारा सिहरन पैदा करने वाला था। समंदर की गहराइयों में चारों तरफ एक असीम और डरावना अंधकार पसरा हुआ था, जहां करोड़ों सालों से सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची थी। लेकिन तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ रीडिंग्स चमकी। सेंसर्स से पता चला कि नीचे रेडिएशन ना के बराबर है। इसका सीधा मतलब था कि इस घने अंधेरे और ठंडे पानी में भी जीवन पनप सकता था। यह जानकर सभी एस्ट्रोनॉट्स का उत्साह और डर दोनों 7वें आसमान पर पहुंच गए। पेट्रोवा ने स्क्रीन पर देखते हुए फुसफुसाया, यहां का समंदर हमारी पृथ्वी के समंदर से बिल्कुल अलग है। पृथ्वी के समंदर की अधिकतम गहराई 11 किलोमीटर है, लेकिन यह समंदर 110 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। वे अभी इस अगाध पानी के डेटा की जांच कर ही रहे थे कि तभी माइक्रोफोन से निकलकर समंदर की गहराई से एक अजीब सी हमिंग आवाज सुनाई दी, मानो पानी के नीचे छुपा कोई विशालकाय व्हेल जैसा जीव आवाज कर रहा हो। प्रोब जैसे जैसे पानी के प्रवाह के साथ समंदर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ रहा था, अचानक कैमरों पर अजीब सी तैरती हुई रोशनियां चमकती हुई दिखने लगीं। वे रोशनियां किसी बायोल्यूमिनेसेंस जीव से निकल रही थीं और अगले ही पल एक बेहद तेज और चमकीली चीज उस प्रोब से आकर टकराई। प्रोब से उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट चुका था। पानी के नीचे कुछ था जो उनके आने से बिल्कुल खुश नहीं था। कुछ देर बाद पेट्रोवा ने गंभीर आवाज में कहा, मैं बाहर जाकर सीधे बर्फीली सतह से सैंपल ले सकती हूं। अब इस जमी हुई दुनिया में जीवन का सबूत खोजने का यही एक आखिरी रास्ता बचा है। लेकिन उसके इस फैसले पर बाकी सभी ने तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि स्पेस सूट के बावजूद उस जानलेवा अंधेरे और अनजान वातावरण में कदम रखना साक्षात मौत को गले लगाने जैसा था। इस बात को लेकर पूरे केबिन में तीखी बहस छिड़ गई। इसी दौरान कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है, उस वक्त जब भयानक सोलर स्टॉर्म की वजह से यान के बाहरी हिस्से में खराबी आई थी। आंद्रेई और जेम्स उस खराबी को ठीक करने के लिए अंतरिक्ष के सन्नाटे में बाहर थे। वे मरम्मत कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक पैनल का स्क्रू भारी दबाव के कारण बंदूक की गोली की तरह छूटा और सीधे आंद्रेई के ग्लव्स से जा टकराया। वह स्क्रू सूट को चीरते हुए आंद्रेई के हाथ में गहरे तक धंस गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह कट गया और सूट का प्रेशर लीक होने लगा। दोनों जान बचाने के लिए तेजी से एयरलॉक की ओर भागे, मगर जैसे ही वे एयरलॉक के पास पहुंचे, जेम्स की नजर अचानक अपने पैरों पर पड़ी। मरम्मत के दौरान एक पाइप फटने से उसके पूरे स्पेस सूट पर बेहद जहरीला रॉकेट फ्यूल फैल चुका था। जेम्स अच्छी तरह जानता था कि अगर वह उस जहरीले ईंधन के साथ यान के भीतर दाखिल हुआ तो पूरा वेंटिलेशन सिस्टम दूषित हो जाएगा और यान में मौजूद बाकी का पूरा क्रू पल भर में तड़प तड़प कर मर जाएगा। अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। एक पल की भी देरी किए बिना जेम्स ने आंद्रेई को एयरलॉक के अंदर धक्का दे दिया और खुद को यान के ढांचे से दूर धकेल दिया।
इससे पहले कि अंतरिक्ष के शून्य में उसका संपर्क बाकी सबसे टूटता, उसने रेडियो पर आखिरी बार सबको अलविदा कहा और देखते ही देखते हमेशा के लिए उस अनंत अंधेरे ब्रह्मांड की कोख में खो गया। वर्तमान समय में लैंडर के भीतर अभी भी यह कड़ा फैसला नहीं हो पाया था कि पेट्रोवा बाहर यूरोपा की सतह पर जाएगी या नहीं। लेकिन जेम्स के उस महान बलिदान को याद करते हुए और मिशन को कामयाब बनाने की धुन में काफी सोच विचार के बाद आखिरकार सब पेट्रोवा को बाहर भेजने के लिए राजी हो गए। भारी स्पेस सूट पहनकर पेट्रोवा ने उस अनजान और बर्फीली दुनिया की जमीन पर अपना पहला कदम रख तो दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या कयामत होने वाली थी। बाहर से यूरोपा का नजारा जितना जादुई और खूबसूरत था, उतना ही खौफनाक भी था। आसमान में दूर विशालकाय जुपिटर ग्रह अपनी विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के साथ चमक रहा था। पेट्रोवा ने भारी कदमों से धीरे धीरे टारगेट जोन की ओर बढ़ना शुरू किया। अब वह लैंडर की रोशनी से काफी दूर निकल चुकी थी। लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंचकर पेट्रोवा ने बर्फ को खुरचकर सैंपल्स का टेस्ट शुरू किया। जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर परिणाम उभरे, उसके होश उड़ गए। उन्होंने यूरोपा की उस जमी हुई कोख में एल्गी यानी काई ढूंढ निकाली थी। वहां जीवन था। वह उत्साह और घबराहट के बीच अपना सारा साइंटिफिक सामान समेटकर वापस लैंडर की ओर लौट ही रही थी कि तभी थोड़ी दूरी पर उसे कुछ बेहद अजीब दिखाई दिया। पेट्रोवा की सांसें भारी हो गईं। उसने रेडियो पर कहा, मुझे कुछ बहुत ही अजीब रोशनी दिखी है। मैं इसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ रही हूं। यूरोपा के उस घने अंधेरे हिस्से में बर्फ की एक मोटी परत के नीचे से रहस्यमयी नीली रोशनी चमक रही थी। वह डरते डरते उसके और करीब गई। तभी अचानक वह नीली रोशनी बर्फ के नीचे तैरती हुई हिलने लगी। पेट्रोवा ने कांपती आवाज में बताया, यहां की बर्फ बहुत पतली है। कोई बहुत विशाल चीज है जो बर्फ के ठीक नीचे हिल रही है। वह अपनी बात पूरी कह पाती, इससे पहले ही एक भयानक कड़कड़ाहट हुई। भारी कंपन के साथ वहां की सदियों पुरानी बर्फ का सीना फट गया। पेट्रोवा बुरी तरह चीख पड़ी और अगले ही पल उसका वीडियो और ऑडियो संपर्क लैंडर से पूरी तरह टूट गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक शोर छा गया। डैनियल ने कंप्यूटर पर उसके सूट को ट्रैक किया और धीमे से बताया, पेट्रोवा बर्फ की परत को तोड़कर नीचे जा चुकी है। वह उस जानलेवा बर्फीले पानी के अंदर है। देखते ही देखते पेट्रोवा का लाइफ सिग्नल यूरोपा के उस 100 किलोमीटर गहरे खौफनाक समंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गया। बर्फ के नीचे छुपे उस शिकारी ने अपना पहला शिकार कर लिया था। लैंडर के भीतर एक बार फिर गहरा मातम छा गया। पहले जेम्स और अब पेट्रोवा। मिशन ने उनके 2 सबसे जांबाज साथियों को छीन लिया था। कुछ देर के सन्नाटे के बाद डैनियल ने डेटा का विश्लेषण करते हुए बताया, वह चीज जो भी थी वह पेट्रोवा के हेलमेट में लगी लाइट की तरफ आकर्षित हुई थी। रोशनी को देखकर इस तरह का बर्ताव सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का ही हो सकता है। मगर रोजा ने कहा, लेकिन अब तक हमें यूरोपा के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली उसमें कहीं भी यह साबित नहीं हुआ था कि यहाँ कोई इतनी विकसित एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। और जब तक हमें इसके पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, हम इस खोज को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर आंद्रेई ने कहा, हम यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुक सकते। जिस बर्फीली सतह पर हमारा लैंडर खड़ा है, क्या पता वह कब टूट जाए। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, तभी बाकी दुनिया को पता चल पाएगा कि हमने यहां क्या खोज निकाला है। डैनियल ने भी आंद्रे की बात का समर्थन किया। कुछ पलों की चुप्पी के बाद रोजा ने भारी मन से कहा, ठीक है, अगली लॉन्च विंडो खुलते ही हम यूरोपा की सतह से उड़ान भरेंगे। मिशन को अब 22 महीने और 12 दिन बीत चुके थे। देखते ही देखते लैंडर के भारी इंजनों ने आग उगली और गड़गड़ाहट के साथ यान ने ऊपर की ओर उड़ान भरना शुरू किया। मगर अगले ही पल एक भीषण झटका लगा और इंजनों की आवाज चरमराने लगी। लैंडर के भीतर की लाइटें भयानक तरीके से टिमटिमाने लगीं और पूरा मुख्य सिस्टम फेल होने लगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, इंजनों ने पूरी तरह दम तोड़ दिया। बिना थ्रस्ट के लैंडर पूरी रफ्तार से वापस नीचे उस बर्फीले नर्क की तरफ गिरने लगा। मौत सामने देख विलियम ने आखिरी पलों में अपनी जान की बाजी लगाकर किसी तरह एक इमरजेंसी इंजन को चालू किया, जिससे गिरने की रफ्तार थोड़ी कम हुई, मगर फिर भी वे यूरोपा की सतह पर क्रैश हो गए। जब रोजा को होश आया तो केबिन का नजारा दहला देने वाला था। लैंडर मलबे में तब्दील हो चुका था, हर तरफ से स्पार्क्स निकल रहे थे और बाकी सभी साथी बेहोश पड़े थे।
झटका इतना जबरदस्त था कि विलियम की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। होश में आते ही आंद्रेई ने बताया, लैंडर का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह फेल हो रहा है। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो हम सब यहां बर्फ की तरह जम जाएंगे। डैनियल ने बाहर के सेंसर्स की जांच करने के बाद सबको कड़वी हकीकत बताई। उड़ान भरते वक्त हमारी मुख्य फ्यूल लाइन फ्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से इंजन को सही मात्रा में फ्यूल नहीं मिला और वह बीच हवा में ही बंद हो गया। अगर उन्हें फिर से लैंडर को उड़ने लायक बनाना था तो एकमात्र रास्ता यही था कि कोई बाहर जाकर उस जमी हुई और क्षतिग्रस्त फ्यूल लाइन को ठीक करे। डैनियल और आंद्रेई ने बाहर जाने का फैसला किया। जैसे ही एयरलॉक का भारी दरवाजा खुला, डैनियल ने डरते हुए कहा, लैंडर के ठीक नीचे की बर्फ में एक बहुत बड़ा दरार आ चुका है। हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। लेकिन डैनियल ने जैसे ही लैंडर की सीढ़ी से बाहर अपना पहला कदम रखा, अचानक पूरी जमीन हिली और लैंडर किसी भूकंप की तरह कांपने लगा। अंदर मौजूद रोजा के हेडफोन पर डैनियल और आंद्रेई की आवाजें कटने लगीं। तभी आंद्रेई की चीख गूंजी, लैंडर के बाहर की सारी लाइट्स इसी वक्त बंद कर दो। उसने आगे बताया, डैनियल को हमने खो दिया है। उसने जैसे ही बाहर पैर रखा, उसके भार से वह पतली बर्फ टूट गई और वह नीचे समंदर में समा गया। अब उस पूरी वीरान दुनिया में सिर्फ रोजा और आंद्रेई ही जिंदा बचे थे और वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि वे यहां से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। आंद्रेई ने गहरी सांस ली और कहा, हम मर भले ही जाएं, लेकिन हमारे साथ जो कुछ भी यहां हुआ है वह पृथ्वी पर हर एक इंसान को पता चलना चाहिए। हमारी ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं बाहर जा रहा हूं। मैं उस कम्युनिकेशन पैनल को सीधे एंटीना से जोड़ दूंगा ताकि हमारे सारे मिशन लॉग्स और वीडियो डेटा पृथ्वी पर भेजे जा सकें। आंद्रेई तेजी से बाहर भागा और क्षतिग्रस्त पैनल को रिपेयर करने में जुट गया। लेकिन तभी बर्फ के उस पार से वही खौफनाक नीली जैविक रोशनी उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ने लगी। आंद्रेई ने अपने कांपते हाथों से जैसे ही आखिरी तार जोड़ा और सिस्टम को ऑनलाइन किया, बर्फ के नीचे से निकले उस विशालकाय शिकारी जीव ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आंद्रेई का सिग्नल हमेशा के लिए शांत हो गया। अब यान में सिर्फ रोजा अकेली बची थी। दरारें इतनी बढ़ चुकी थीं कि पूरा लैंडर अब धीरे धीरे उस ठंडे पानी के भीतर समाने लगा था। बर्फीला पानी कांच को तोड़कर लैंडर के भीतर भरने लगा। तभी पानी की उस स्याह गहराई में उसे वह रहस्यमयी और डरावना समुद्री जीव साफ दिखाई दिया। वो एक बहुत ही विशाल और नीली रोशनी से जगमगाता हुआ एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म था। उन्होंने यूरोपा के उस छुपे हुए समंदर में जीवन को खोज तो लिया था, मगर उसके बदले में उन 6 वैज्ञानिकों को अपनी जान की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन मरने से पहले इस मिशन ने पूरी इंसानियत के सामने सबसे बड़ा सच साबित कर दिया था कि इस असीम और अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले नहीं हैं। और इसी खौफनाक सच के साथ इस कहानी का अंत हो गया।